this child was born in a war zone, clinging on to life. For you, helping him makes a difference in the world. For this delicate child, it could be the difference between life and death. To donate, please call Islamic Relief now or visit us online. Every second counts. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आज के हस्बे हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और आपके इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आजकल चूँकि रमज़ान का महीना जा रहा है, माशाल्लाह रमज़ान शरीफ में सारे लोग जो हैं वो बड़ी तवज्जो दे रहे होते हैं नमाज़ों की तरफ और इस्लामी बातों की तरफ और रोज़ों की तरफ और अल्लाह ताला की तरफ और हमारे प्यारे दीन इस्लाम की तरफ। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आज जरा एक ऐसा टॉपिक मैं डिस्कस करूँ अपने एंकर पा जुनैद साहब के साथ। यार पा जुनैद, ये हम जो ये सूद की बात करते हैं, बैंकों में जो पैसा पड़ा होता है और उस पर सूद मिलता है, और हमारे मजहब में तो सूद हराम है, बल्कि बड़ी सख्त नफरत की गई है सूद से। अल्लाह पाक ने भी और हमारे प्यारे पैगंबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ खुली जंग करार दिया। हाय 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 हाय। मगर अब हम देखते हैं कि शुक्र है बैंकों में इस्लामी बैंकिंग भी शुरू हो गई हुई है और लोग उस तरफ जा भी रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो अल्हम्दुलिल्लाह बैंकों में इस्लामी बैंकिंग शुरू हो गई हुई है, ये कामयाब हुई है या इस हवाले से भी अल्लाह माफ करे अभी तक हम बेरारवी का शिकार ही हैं? मैं जो भी इसका जवाब दूंगा, लामाला तुम्हारे ज़हन में भी इनके बात आएगी कि मैं ये जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि मैं एक मुसलमान, बल्कि जज्बाती मुसलमान हूँ। सीधी बात है। मैं अगर कहूंगा कि बात पे यकीन रखता नहीं, मतलब जाहिर है कि मेरा जो भी जवाब होगा, मेरा जाहिर है उसमें मेरे जज्बात भी शामिल होंगे, लेकिन मुसलमान की हैसियत से अगर मैं अपने जज्बात एक तरफ भी रखूं तो मैं तुम्हें इंतहाई खुशकुन तस्वीर दिखा सकता हूं। हमारे दोस्त हैं बरतानिया में, बहुत बड़ा नाम है मईशत के मैदान में, खालिद महमूद साहब। उन्होंने चंद दिन पहले मुझे एक रिपोर्ट भेजी है कि दुनिया भर में इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो टोटल वॉल्यूम है वो $2 ट्रिलियन से, यानी 2000 अरब डॉलर से तजावज़ कर चुका है। 2000 अरब डॉलर से तजावज़ कर चुका है। उन्होंने मुझे ये बताया था कि 2007 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये प्रिडिक्ट किया था कि 2009 तक पूरी दुनिया में जो इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस का टोटल वॉल्यूम है वो $1 ट्रिलियन से तजावुज़ कर जाएगा। इस प्रिडिक्शन के फौरन बाद बरतानिया का एक बहुत बड़ा मोतबर मालियाती इदारा है, दुनिया भर के जो 60,000 से ज़्यादा बैंकर, बड़े बड़े बैंकर्स इसके मेंबर हैं, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, उसने इस प्रिडिक्शन के फौरन बाद अपने यहाँ बाकायदा इस्लामिक बैंकिंग का शोबा कायम कर दिया था और डिप्लोमे का इजरा कर दिया था। और तुम देखो कि ये हुकूमतें कितनी तेज़ होती हैं। ये तमाम जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं, बड़े बड़े जो वेस्टर्नाइज्ड इदारे हैं, ये वैसे तो इस्लाम के नाम से किस कदर एलर्जिक है। किसी प्रोडक्ट के नाम पर, किसी मुल्क के नाम में इस्लाम का नाम आ जाए तो ये किस कदर यानी ये अजीबोगरीब रवैये का मुजाहरा करते हैं। लेकिन जहां पर पैसे का मामला आता है, जहां पर कैपिटल के आने के चांसेस होते हैं, फिर इनको इस्लाम का लफ्ज़ जो है किस कदर लुभाता है। यानी इस प्रेडिक्शन के फौरन बाद और जो इस इंस्टीट्यूट ने फुर्ती दिखाई कि डिप्लोमा शुरू कर दिया, पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल करने की एक दौड़ शुरू हो गई थी। इसके बाद उस वक्त बरतानिया के वज़ीर आज़म थे गॉर्डन ब्राउन। गॉर्डन ब्राउन ने बरतानिया के टैक्स लॉज में तरमीम कर दी थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इस्लामिक बैंकिंग का जो कैपिटल है वो हासिल किया जा सके। कोरा बड़ा तेज है, उसको जिधर को पैसा नजर आ रहा हो वो अपने नजरियात भी उधर को ही टोर लेता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस वक्त पूरे यूरोप में फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के दरमियान इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से एक रेस लगी हुई है और अभी तक इस रेस में बरतानिया बाकी दोनों मुल्कों से बहुत ज्यादा आगे है। अमेरिका में बेताशा इस्लामिक बैंकिंग हो रही है। इंशाल्लाह सारी दुनिया इसके पीछे जाएगी, सच के पीछे ही जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, वैसे ये इन्होंने फेस सेविंग के लिए इसका नाम बदल दिया होगा, डिफरेंट टर्म्स यूज किए होंगे। ना ना ना, बिल्कुल
एक जर्रा बराबर भी कोई तकल्लुफ नहीं मतलब किया इस्लामिक नाम बैंकिंग- बदलने का। इस्लामिक बैंकिंग के नाम से, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के मामले में बिल्कुल उन्होंने कोई टर्म नहीं बदली। मतलब बरतानिया का एक बहुत बड़ा बैंक है, उसने इमानत से, इमाना के नाम से इस्लामिक बैंकिंग शुरू की है। अब अभी 2-3 साल पहले अमेरिका की कंपनी फोर्ड है, जो ऑटो कंपनी है, उसने अपनी एक जैली कंपनी फरोख्त की थी। और जो इस्लामिक बैंकिंग की सबसे जो प्रॉफिटेबल, सबसे जो कामयाब प्रोडक्ट है वो सकूक बॉन्ड्स है। सकूक हमारे यहाँ भी सकूक बॉन्ड्स के नाम से हाँ, बॉन्ड्स फरोख्त इस्लामिक होते हैं। बैंकिंग में है। उसने, फोर्ड ने अपनी एक जैली कंपनी फरोख्त की है $450 मिलियन में, और ना खरीदार मुसलमान, 450 मिलियन डॉलर में। यार सस्ती नहीं बेचती। अब तुम ये देखो कि ना वो खरीदने वाला मुसलमान है, ना बेचने वाला मुसलमान है, लेकिन सारी जो खरीदो फरोख्त हुई है वो सकूक बॉन्ड्स के जरिए हुई है, और नाम भी सकूक इस्तेमाल हुआ है। माशाल्लाह यार, हमारी करतूतें बेशक ऐसी नहीं रही कि लोग हमें फॉलो करें, मगर अल्लाह ताला का और उसके रसूल का निजाम तो सच्चा है ना, उसको तो लोग फॉलो करेंगे आखिर। बेशक। वो तो वक्त इंशाल्लाह ताला उसको सच साबित करेगा ना। इस्लामिक बैंकिंग की सबसे बड़ी खूबी क्या है, या जो मौजूदा जो वेस्टर्न बैंकिंग है, इसकी सबसे बड़ी खामी क्या है? स्पेकुलेशन, स्पेकुलेटिव सट्टा जिसको हम कहते हैं, वो उसकी बुनियाद ही सट्टे पे है। और इस्लामिक बैंकिंग की बुनियाद हकीकी इन्वेस्टमेंट पे है। आपको अपने एक एक रुपए का पता है कि कहां पे खर्च हुआ है, कितना खर्च हुआ है, कितना मुनाफा हुआ है, कितना नुकसान हुआ। उसमें सूद का कोई चक्कर नहीं है ना कोई जी। चक्कर नहीं है। अच्छा, एक और, फाइनेंशियल टाइम्स ने अभी 3 दिन पहले, मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि ये किसी पाकिस्तानी अखबार की खबर नहीं है, जब ये बहुत ज़्यादा दुनिया में ज़ोर पकड़ गया था इस्लामिक बैंकिंग का नारा, और ये कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ये इस्लामिक बैंकिंग जो है कैप्चर कर लेगी, तो वेटिकन ने भी ये बात शुरू की थी कि शरिया के मुकाबले पर हमें भी कोई मतबादल, यानी इस निज़ाम ने जो मौजूदा वेस्टर्न सिस्टम है इसने तो कोलैप्स करना ही करना है, ये तो बिल्कुल इनएविटेबल है, ये तो कोलैप्स होना ही होना है। लेकिन इसके मुकाबले पर वेटिकन ने कोशिश की थी कि हम भी कोई निज़ाम लेके आए, और उसके फौरन बाद जो दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं उनमें से एक जेपी मॉर्गन है। जेपी मॉर्गन ने वेटिकन के कहने पर बाकायदा एक कैथोलिक फंड कायम किया था, कैथोलिक इन्वेस्टमेंट फंड। अब 3 दिन पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने यह रिपोर्ट दी है कि वो जो कैथोलिक ने फंड कायम किया था वो बुरी तरह से नाकाम हो गया, और जेपी मॉर्गन ने भी अपना फंड बंद कर दिया। हाय 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 हाय। अच्छा यार जुनैद, किसी दिन ये भी डिस्कस करेंगे कि इस्लामी बैंकिंग है क्या चीज। हाँ, एग्जैक्टली। हमें ये भी खुद भी समझने की जरूरत है, और अपने दोस्तों को भी समझाने की जरूरत है कि आखिर ये है क्या, और क्यों अब पूरी दुनिया इसकी सच्चाई और हकानियत पर यकीन ला रही है। इवन जो मौजूदा वेस्टर्न सिस्टम है, इसके जो बानी है, उन्होंने भी ये प्रेडिक्शंस की थी, और 2009 इस मामले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इवन निक्सन ने भी 2009 के हवाले से, ये जो बेलासूदी निज़ाम है इसके हवाले से एक प्रेडिक्शन की थी, जो अब दुरुस्त साबित हो रही है। इस पर इंशाल्लाह फिर किस दिन बात करेंगे। हाँ, ये जो सूद की लानत है, शायद यही इधर से अल्लाह करे बिल्कुल खत्म हो जाए, तो हमारी तरतीब पे बरकत शुरू हो जाए, अल्लाह ताला की रहमत शुरू हो जाए। बिल्कुल। लेकिन ये हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, नेटो सप्लाई खुलने के बाद आज हमारे साथ पहली बार हैं हमारे मेहमान जनाब मिस्टर माइकल। हो नेटो खुलन दे खड़क बड़े होंगे, मजे टिमाया होने होंगे, मजे टिमाया होने होंगे। मिस्टर माइकल बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और ये खुश तो नजर आ रहा है, ये नेटो सप्लाई खुलने का एक खुशी तो है, लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील। ये नेटो हमने खुलवा ही लेना था। ये हमने नेटो तो ऐसे खुलवा लेना था जैसे आप अपने बच्चे को नहीं कहता, पुत्र बारिश शुरू हो गया, उठे जाके पर नाला खोलिया। खुशी तो हमको है नेटो सप्लाई खुलने का, जाहिर है ये तो नेचर है कि खुशी होगा। जिस तरह वलीमे की रोटी खुलंदा बाटनू खुशी हुंदा है, इसी तरह नेटो सप्लाई खुलंदा गोरे नु खुशी हुंदा है। अच्छा, मगर एक बात याद रखो, हम अपना नेटो सप्लाई खोलने पर खुश है, तुम लोग अपना नोटो सप्लाई खोलने पर खुश है। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिल रहा है, हासा नहीं रुक जा तो आदा। मौजा करो, उन बर्फ वाले गोले चूसो, टीले वाली कुल्फियां खाओ, शकरगंडी ते खट्टा पापा के खाओ, हाँ करेले गोश्त मदरिया रोटियां दे नाल, होटे पोस्ट दी बोटी रख के एंजॉय करो।
करो उन सैरा गिल गिड्डियां मरी दियां उठे जाके पहाड़ दे उठे खलो के कहो किना दूंगा है। क्या कौम हुआ है तुम लोग भी पहाड़ को देख के ये कहते हैं कि ना ऊंचा है, तुम लोग कहते हैं कि ना दूंगा है। तुम लोगों को आज तक यही नहीं पता लगा पहाड़ ऊंचा होता है दूंगा नहीं होता। मिस्टर माइकल, कौन सा आपने एहसान कर दिया, $1 अरब दिया आपने सारा। हुन मिल गया तो किड्डा इजी हो गया। 4 दिन पहले तक जो डॉलर नहीं सन मिले उदों इन्हां दा खुसरे फकीर वाला हाल होया हुआ है। जेड़ा गड्डी दे नाल नाल दौड़ना भी नहीं छाड़दा ते ताड़ी भी नहीं छाड़दा। यार ये तो सही नहीं बजदा। ये ग्लव्स पहना हो तो ताड़ी नहीं बजदा। इसका मतलब है कि खुसरे दा काम छुड़ा ना होवे ते उन्हें ग्लव्स पवा दे। वाकई नहीं बजदा यार। हालांकि मैं मिशिगन में बड़ी देर काम कर रही। एनीवे जब तक तुम लोगों को डॉलर नहीं था मिला उस वक्त तक हम जो भी बात करता था तुम आगे से यही कहता था 1 अरब। हम कहता था थैंक यू है, तुम कहता था 1 अरब। हम कहता था वडा चौक किधर है, तुम कहता था 1 अरब। हम तुमसे पूछता था वेदर कैसा है, तुम कहता था 1 अरब। हम तो परेशान हो गया था कि ये कोई दुबई का अरब है जो तुमको तंग कर रहा है। वो तो जब तुम्हारे लोगों ने हमको बताया कि अल्लाह दे नादा 1 अरब दियो फिर हमें समझ आया कि ओ तुम तो मांगता है। फिर हमने तुमको 1 अरब डॉलर दे के अपना जान छुड़ाया। खैर मिस्टर माइकल, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, हमने नेटो सप्लाई के लिए अपनी कुछ शराइत भी मनवाई है आपसे। ओ तो तुम लोगों ने इधर अपने बच्चों को ये बताया? ओके ठीक है, हाँ मनवाया है, शराइत मनवाया है। बहुत सारा शराइत तुम लोगों ने मनवाया है। सीरियसली मनवाया है? मनवाया बहुत शराइत मनवाया है। मनवाया है। ठीक है चाहे ठीक है। क्या मतलब है आपका, हंस क्यों रहे हैं आप? नहीं मैं हंसते नहीं रहा, मनवाया बहुत शराइत मनवाया है। गुड गुड। नहीं मिस्टर माइकल, जो हमने MOU साइन किया है उसमें कई शराइत आपने मानी है। हाँ ठीक है, हम समझ गया है, तुमने बच्चों को यही बताया है। एक्सक्यूज मी मिस्टर माइकल, मैं बच्ची नहीं हूँ। फिर भी ठीक है, मनवाया। बहुत सारा बातें मनवाया है। पहली बात तो ये मनवाया है आप लोगों ने हमसे कि हमारे ट्रक के ऊपर वो हार्न नहीं लगा होगा, वो जो करता है वो हार्न नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये मनवाया है कि मंजी होटल के ऊपर बैठ के हमारा कोई भी ट्रक ड्राइवर चाय पीते हुए आवाज नहीं निकालेगा। और तीसरा ये भी आप लोगों ने हमसे मनवाया है कि हम अपने ट्रक के पीछे जलने वाले का मुंह काला की बजाय जलने वाले का मुंह गोरा लिखेगा ताकि पता चल जाए कि ये गोरे का ट्रक। मिस्टर माइकल, अब आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। एग्जैक्टली। ओह तुम लोगों को ये पता चलना शुरू हो गया है कि तुम्हारा मजाक उड़ता है। और सिर्फ हम नहीं उड़ाता, पूरी दुनिया में आप लोगों का मजाक उड़ता है और आप लोगों का हरकतें इस तरह का है। अभी तुम लोग पहले $5000 फी ट्रक मांगता था, उन सीधा 250 आ गए। हम तो सोचता था कि पहले 4500 कहेगा, फिर 4.25 कहेगा, फिर लड़ पेड़ के 4 पे आएगा, फिर चलो को 3.25 पे गल मुक जाएगी। तुम लोगों का तो वो कालीन बेचने वालों वाला हिसाब है। 5000 मांग के थे, सीधा 250 पके हो गए। बहरहाल जो कुछ भी हुआ अच्छा हो गया और तुम्हारी तरफ से ही लेट हुआ है। हम तो पहले दिन से कह रहा था नेटो सप्लाई गोरे दी रवा करके एड ले जा निकी जई हाँ करके। हमने तो डॉलर गेन के उठे रबर चार के बोरी थले रखे हुए थे। वादा बंदे लेट आया थे ऐसी की करी। मिस्टर माइकल, मुझे आज मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दे। इस तरह ना कहो आखिरी सवाल का जवाब। सवाल तो तुम हम लोगों के आगे करते ही रहे।
मेरा मतलब है इंटरव्यू का सवाल। और सवाल ये है कि आप लोग डेट्स तो देते जा रहे हैं अफगानिस्तान से निकलने की, लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि आपने अफगानिस्तान से कभी भी नहीं निकलना। तो अल्लाह का शुक्र करो ऐसी डेटा दे रहे हैं। अब तो आवाम तुम्हारा इसी पे खुश होता है, डेटों पे ही। ये तुम्हारा गवर्नमेंट भी देख लो, लोड शेडिंग खत्म होने का डेटे देता है, आवाम खुश होता है। इस तरह हम भी डेटे देते हैं, खुश हो जाओ बस। आपने निकलना नहीं है अफगानिस्तान से? लोड शेडिंग मुमकिन है? नहीं, आप ये बताए ना, आपने अफगानिस्तान से निकलना है या नहीं? पहले आप ये बताओ, लोड शेडिंग मुमकिन है या नहीं? नहीं। तो बस फिर ठीक है। देखो मेरा बात सुनो, जिस तरह किसी घर में छोटा चूहा घुस जाए तो नहीं निकलता, इसी तरह अमेरिका भी जिथे वड़ जाए अमेरिका नहीं निकलता। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हुकूमत डिप्टी वजीर आजम परवेज इलाही के लिए प्रोटोकॉल की फराहमी पर गौर कर रही है। शाबाश, इतने दिन हो गए हैं डिप्टी वजीर आजम पैदा हुए वो भी गौर ही कर रही है। यार नया होता है ना, पाकिस्तान के आइन में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, अब नया होता है, इसके लिए प्रोटोकॉल भी नया इवॉल्व करना पड़ेगा। यार नया क्या इन्वॉल्व करना करेगा, बस ठीक है थोड़े से फर्क के साथ प्रोटोकॉल दे दे थोड़ा सा। चलो वजीर आजम और डिप्टी वजीर आजम में भी फर्क होता है, सही। तो प्रोटोकॉल में भी थोड़ा सा फर्क दे दे। क्या करें? वजीर आजम के लिए 21 तोपें चलाते हैं, डिप्टी वजीर आजम के लिए 20 चला ले। 21वीं तोप जो है वो मुंह के साथ ठा, चलो बस पूरा हो गया। इस तरह कर ले। वजीर आजम को सलूट ऐसे करते हैं, डिप्टी वजीर आजम को ऐसे कर दें, ये भी हो सकता है। नया होता है ना, मतलब दाद देंगे ना जो सलूट करेंगे। वजीर आजम के आगे जो गाड़ियां जाती हैं उनमें हूटर चल रहा होता है, डिप्टी वजीर आजम के आगे सादी गाड़ियां चला ले, एक गड्डी में सूफी को बिठा दे, वो मुंह से करता जाए कहीं डिप्टी वजीर आजम रुके, हूटर रुके ही ना। बाद में सिक्योरिटी वाले देखे भाई जी रुक गए हुए हैं, हूटर भी बंद कर दे। सूफी आगे से कहे भाई जी हूटर नहीं बजा दिया, मैं रोड दिया। गुजरात तो टुरे राज कोई शह नहीं खुआई, हूटर और डेटा भी बेजान नहीं होता। बंदा राज किधरे ब्रेक ला के चलो चाह ही पिया दिंदा, हूटर चाह पींदा भाई जी। वजीर आजम के काफिले में अल्लाह माफ करे इमरजेंसी के लिए पीछे एम्बुलेंस भी आ रही होती है, चलो डिप्टी वजीर आजम के पीछे डॉक्टर रक्षा करा के आए तो सही नहीं है। वजीर आजम के काफिले में एक फायर ब्रिगेड की पानी वाली गड्डी भी होती है, चलो डिप्टी वजीर आजम के साथ एक पिकअप ले जाए, 10-12 बाल्टियां भर के उसमें रख ले, लेके तो जाए ना। इस तरह तो ना करें आप, इतनी देर हो गई है उनको डिप्टी वजीर आजम बने हुए चौधरी परवेज इलाही साहब को, और उनको प्रोटोकॉल ही नहीं मिल रहा यार, हद हो गई है। तो ना को डिप्टी वजीर आजम को इख्तियारात दे रहे हैं, ना प्रोटोकॉल दे रहे हैं यार। ये डिप्टी वजीर आजम बने हैं या वजीर आजम का शरबाला बने हैं? शरबाला होता है बेचारा, साथ में बैठा ही रहता है, सिर्फ फोटो ही खिंचाता जाता है। हाँ शरबाला होता है बेचारा, नवे कपड़े पा के नेरा बैठा होता है, रोटी पानी भी हर चीज लाड़े कोई पूछ रहे होते हैं, उधर से बेचारा कोई शरबाला भी छोटी मोटी बोटी उठा के खा लेता है। करप्शन के इल्जामात, इमरान खान ने नवाज शरीफ से 11 सवाल पूछ लिए। हेलो, अवाम बेचारी रोटी पानी से तंग बैठी हुई है, अंधेरों में डूबी हुई है, उन्होंने एक दूसरे के साथ नलाम कर शुरू किया। वैसे सर इन्होंने सवाल क्या पूछे होंगे? सवाल पूछिए जी, नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब से पूछा है 2.5 मरले की छत च सरिया कितना लगता है। आगे से इमरान खान साहब ने पूछा है भाई जी 11 साल के बाल के सूट ਨੂੰ कपड़ा कितना लगता है। फिर मियां साहब ने पूछा है भाई जी अगर मां की दाल पकानी हो तो तड़का पहले लाई दे या बाद च लाई। इमरान खान साहब ने आगे से पूछा है जी मसनूई बाल लुवाइए तो कितनी दिन तक कंघी नहीं करी दी। नवाज शरीफ साहब ने आगे से कहा तेरे अंगर थोड़े लुवाइए तो 3 दिन तक नहीं करी दी, बहुते लुवाइए तो महीना नहीं करी दी। फिर इमरान खान साहब ने सवाल किया जी 10 रुपए के गुब्बारे च भरन वास्ते ढिड च कितनी हवा चाहिए। आगे से मियां साहब ने यार हो नहीं गए यार, वैसे भाजनैद ये खान साहब के और मियां साहब के नलाम घर में किसका फायदा हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है? ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। ओ
यरदारी साहब का। मुझे नहीं पता, ये मैंने नहीं कहा। अच्छा जी, अगली खबर है लाहौर में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, सड़कें नहरों का मंजर पेश करने लगी। चलो, कितनी मुश्किल से शहबाज शरीफ ने लाहौर की इको नहर जो थी उसको सजाया था, अब हर सड़क नहर बन गई है। यार शहबाज शरीफ अब किस किस नहर के इर्द गिर्द लोहा लगवाए बेचारा, कमाल करते हैं यार ये बात साले। और लोहा लगवाने की बजाय पानी निकलवा दो ना वहां से। यार वैसे अगर पानी भी ना निकलवाए 5 नहर, नहरें तो बनी गई हैं लाहौर में कितनी सारी, इन नहरों से बिजली नहीं पैदा हो सकती। हाँ, दरिया तो सूख गए हैं, ये जो नहरें कुदरती बन गई हैं इनसे बिजली पैदा कर लें, चलो थोड़ी बहुत कर लें, 5-7 किलो मेगावाट तो हो ही सकती है। वो थोड़ी बहुत है, जैसे यूपीएस के साथ नहीं पर्ची पे लिखा होता भाई जी 6 बल्ब 2 ट्यूबें 1 पखा और वॉशिंग मशीन चल सकती है, इतनी क्यों नहीं बन सकती इधर से? लक्ष्मी चौक देख के तो लगता है कि तरबेला चौक बना हुआ वो। अच्छा यार, आखिर में मैं तुम्हें एक बड़ी जबरदस्त वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, पहले भी देखी है न्यूज चैनल्स पर, जरा उस पर तबसरा भी करना, लेकिन बड़ी जबरदस्त सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो वीडियो। क्या है जी? अमेरिकी रियासत आर्कनसा का एक बाबा जी हैं, 90 साल उम्र है। अच्छा। और उनका बेटा जो है वो लॉस एंजलिस ओलंपिक में शिरकत कर चुका है, सिल्वर मेडल लिया था पोल वॉल्ट में, और अब डॉक्टर विलियम बेल ने अपनी एज कैटेगरी में पोल वॉल्ट का नया रिकॉर्ड तोड़ा है, बल्कि अपना ही रिकॉर्ड बेहतर किया है। जरा देखो, वो जो डांग के साथ हाई जंप लगाते हैं, बिल्कुल वो देखो। 90 साल के बाबा जी, क्या बाबा जी, दिखाओ जरा। ये देखो जी, 7 फुट 2 इंच ऊंची छलांग लगाई है। हा, कितना बुजुर्ग आदमी है यार, बिल्कुल। डॉक्टर विलियम बेल, वाह जी वाह। वो मेरे अमाल का एक्सरसाइज कर रहे हैं बाबा जी, जी दौड़े लगा रहे हैं, बल्ले बल्ले एल फाड़, हाय हाय हाय, ओए होए होए होए। यार हंसने वाली क्या बात है इसमें? यार इतनी उम्र में बंदा खुद जूती नहीं पहन सकता, वो टांगे भी ऊपर नीचे कर रहे हैं। ये देखो, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, लगता ही नहीं बाबा जी जंप लगाने लगे हैं, लगता है ईसीजी कराने के लिए कमीज उतारी है बाबा जी। बिस्मिल्लाह माशत के जाए, बिस्मिल्लाह। हाय 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 हाय, अब मेरा ख्याल है 3-4 दिन इधर ही पड़े रहे। मैं तो ये शुक्र कर रहा हूँ कि बाबा जी हाई जंप लगा के ऊपर जाके फिर नीचे आ गए हैं। ये नहीं हुआ कि जब ऊपर गए हैं तो मौत के फरिश्ते ने हाथ पकड़ लिया, आ जाओ जी आ जाओ इधर आ जाओ, मेरा हमें चक्कर ही लगना था, आ जाए, इतना पैंडा मेरा बच गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो। वाह वाह यार, वैसे बड़ी बात है ईमान से, 90 साल का बुजुर्ग और 7.25 फुट का हाई जंप लगाए, क्या बात हाय है। हाय हाय। एक दिलचस्प बात बताऊं तुम्हें। क्या जी? बाबा जी की बीवी ने कहा है कि मेरे शौहर ने ये सब कुछ सिर्फ शो मारने के लिए किया। ये अगर तुम ना भी बताते कि बाबा जी की बीवी ने कहा है, बयान से ही लग रहा है कि ये बीवी नहीं कहा होगा। बीवी तो बाबा जी का 7.25 फुट का जंप देख के जेलस हो गई होगी कि कहीं कोई और माई ना बाबे में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दे। हाँ, इस उम्र में सौकन बर्दाश्त नहीं होती, इस उम्र में तो खैर खांसी बर्दाश्त नहीं होती, सौकन तो फिर बड़ी बुरी चीज होती है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, मुझे ऐसे महसूस होता है कि हम लोग मजमुई बेहिसी का शिकार हो गए हुए हैं। हम सिर्फ यहाँ पे बैठ के सियासतदानों को ही कोसने देते रहते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं भी उसमें शामिल हूँ, हर बंदा उसमें शामिल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। कई दिनों से मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ मगर इधर उधर की मार रहा हूँ। शायद हमें ये क्रिस्पी और चस्केदार बातें करने का ज्यादा मजा आता ऐसा है, ही है। इसलिए हम नहीं ऐसी बातें करते fact जो इंसानियत को नुकसान पहुंचा रही है या जो इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए करनी चाहिए ऐसी बात। बिल्कुल। कोई जुल्म हो रहा हो हमें बिल्कुल चुप होते हैं, हम कोई आवाज बुलंद नहीं करते। कहीं पे कोई बेहिसी का मुजाहरा हो हम देख रहे होते हैं, हमें पता होता है, हम नहीं करते ऐसी बात। तुम यकीन करो कि एक इतनी अहम बात एक बंदा मुझे 2-3 दफा बता चुका है, मैं उसको शो में कर ही नहीं रहा, कर पा ही नहीं रहा, चाह ही नहीं रहा, मेरी उस तरफ तवज्जो ही नहीं जा रही। आज मैं सोच रहा था कि यार आज जरूर ये बात करूंगा। पाकिस्तान के अहम तरीन शहर लाहौर में अहम तरीन अस्पताल है मेयो अस्पताल और जना अस्पताल। सही। तुम यकीन कर सकते हो कि 1.5 साल से
इन दोनों अस्पतालों में एंजियोग्राफी, जो दिल का सबसे पहला और अहम टेस्ट है, एंजियोग्राफी करने वाली मशीनें जो है वो खराब पड़ी हुई हैं। कितनी देर से? को साल 1.5 साल से ऊपर हो गया है। दोनों अस्पतालों में ये मशीनें खराब पड़ी हुई हैं एंजियोग्राफी करने वाली, और को 6.5 करोड़ रुपए की एक मशीन आती है। अब इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक अमला भी उन्होंने भर्ती किया हुआ है। मशीन खराब है, वो अमला तनख्वाह ले रहा है। इसको संभालने के लिए वहां पे एयर कंडीशन लगाए जाते हैं, वो एयर कंडीशन चल रहे हैं, खराब मशीन पड़ी हुई है। कोई बंदा ये जुर्रत नहीं कर रहा, अस्पताल का जो एमएस है या डॉक्टर है या उधर देखने वाला कोई मरीज इवन, जिसको ये पता है कि भाई इधर अस्पताल में कितनी देर से मशीन खराब है, अब वो आवाज तो ही नहीं उठा मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दो। अब जब ये जो वहां पे अस्पतालों में हमें मुजाहरे देखने में आते हैं कि फलां जो मरीज के लवाहिकीन ने मुजाहरा किया कि डॉक्टरों की गफलत से मर गया, अब क्या मरीजों का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि जब वो जाएं और एंजियोग्राफी की ख़राब मशीन देखें तो वो एक महज़्ज़ब अंदाज में एहतजाज करें, हुकूमत की तवज्जो दिलाएं? डॉक्टरों का ये फर्ज नहीं बनता कि वो अपनी तनख्वाहों के लिए, सर्विस स्ट्रक्चर के लिए हड़ताल कर देते हैं? हाँ, तो लेकिन एक एंजियोग्राफी की मशीन 1.5 साल से खराब पड़ी हुई है, ये डॉक्टरों को नजर नहीं आती। मैं ये सोचता रहा हूं कि यार जो लोग वो उस मशीन के जो ऑपरेटर हैं, उसे ऑपरेट करने वाला जो अमला है, उसने भी कोई एहतजाज नहीं किया कि यार हम तनख्वाहें लेते जा रहे हैं, यहाँ काम कौड़ी का नहीं है, मशीन बंद पड़ी हुई है, या इधर मशीन उठा के को हमें को दुकान ही लगवा दो, को हम किसी काम पे तो लगे। तो मैं इससे भी ज्यादा एक अफसोसनाक बात बताता हूँ। थायरॉक्सन एक दवाई है, थायरॉक्सन, जो ये गले के गिल्लड़ और इस तरह के जो दीगर अमराज हैं उनमें इस्तेमाल होती है। लाइफ सेविंग ड्रग है यार। और यानी वो रोज़ाना जो मरीज़ हैं वो 3, 4, 5 गोलियां उनको लेनी पड़ती हैं, और इस वक्त कई माह से ये बाज़ार में ये इस दवाई की किल्लत थी, और अब आलम ये है, यानी यही तो 30, 35, 40 रुपए की दवाई थी, शीशी थी, ये 200, 250, 300 रुपए तक में फ़रोख्त होती रही है। और आज आलम ये है कि पंजाब में किसी जगह पे ये दवाई अवेलेबल नहीं है। ये लाइफ सेविंग ड्रग है, थायरॉक्सन नाम की दवाई अवेलेबल ही नहीं है। नहीं तो ये बाहर से आती थी, पाकिस्तान में बनती थी, जो कंपनी बनाती है उसने बनाना छोड़ दी। तो अब कोई वो ये कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है इस दवाई का। हाय 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 हाय, और इंसान मर रहे हैं, रोल रहे हैं अस्पतालों में मरीज बेचारे। मैं हैरान हो गया यार ये सुन के कि देखो मेयो अस्पताल सारे अंदरून शहर लाहौर का जो मरीज है उसको करीब पड़ता है। पहला अस्पताल है वो वाला जहां पे अंदरून शहर के सारे लोगों ने जाना होता है। वहां अब एंजियोग्राफी की मशीन खराब है, वो सारा लाहौर क्रॉस करके, अद्धे लाहौर को क्रॉस करके, नहर क्रॉस करके तो PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जाएंगे, वहां जाके वो फटाफट वो अपना वो टेस्ट करवाएंगे। जबकि हार्ट पेशेंट जो है, जिसको हार्ट की तकलीफ हुई है, क्या वो इतने रश में से इतना सफर कर सकता है? उसके लिए तो लम्हा लम्हा कीमती है। अच्छा, इस हवाले से बाज लोगों का ये भी कहना है कि ये जो अस्पतालों की इंतज़ामिया है, ये जानबूझ के दानिस्ता तौर पर ये जो कीमती मशीनरी है इसको ख़राब होने देती है, ताकि एक दफ़ा ये ख़राब हो जाए और ऐसी स्टेज पर आ जाए कि उसकी मुरम्मत ना हो सके, फिर नई मशीनरी। आप समझते हो ना कि नई मशीनरी जब आती है अस्पताल में तो किसके किसके वारे ने आ रहे होते हैं? रेंटल पावर मशीन, रेंटल पावर मशीनरी बनती है। देखो इंसानों से भरा हुआ ये शहर है लाहौर। कोई बंदा बोल ही नहीं रहा कि भाई जी ये इंसानों के लिए बनाई हुई जो मशीनें हैं 6.5 करोड़ की एक और 6.5 करोड़ की एक, ये क्यों खराब पड़ी हुई है? और अगर कोई बोलेगा भी तो यहाँ पे जो हो रहा है, कोई भी बोलेगा उसे उठा के पखर ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, यही हो। जाहिर है को आम आदमी बोलेगा तो इस पे को कदम उठाया जा सकता है, मस्कीन बंदा कहां से बोलेगा? मस्कीन क्या यार, तगड़े तगड़े बोलते हैं तो उनको बेचारों को लेने के देने पड़ जाते हैं। मैं एक और खबर सुन रहा था यार, एक ASP है शहजाद जो आजकल पिंडी कैंट एरिया में लगा हुआ था, उससे पहले वो हसन अब्दाल में स्मगलरों के खिलाफ ऑपरेशन उधर कर चुका है। उसको उसकी भी सजा मिली, उधर से उसे ट्रांसफर करा के तो पिंडी भेज दिया गया। अब पिंडी उसके साथ क्या हुआ है? हक की आवाज बुलंद करने वाला वो जो भाई है अपनी तरफ से बेचारा मस्कीन है, उसने एक नून लीग के MP हैं मलक इफ्तिखार साहब, उन्होंने गाड़ी के काले शीशे लगाए हुए थे। वो ASP ने कहीं एक्शन ले लिया या रोक लिया कि भाई जी ये काले शीशे आपने लगाए हुए हैं। उन MP साहब ने अब जनाब उनको उस सीट से उठवा दिया है, उधर से उनकी ट्रांसफर हो गई है। अभी तो पहले ये सोचा गया जी कि इसको लाहौर फेंके, फिर उनके ये में आया कि लाहौर तो उल्टा ये रिवार्ड हो जाएगा इसको, लाहौर तो बड़ा अहम शहर है।
अब सोच रहे हैं कि उसको कोई दूर दराज की खजल खराब सीट मिले, उस शहर में इसको भेजें जिसके नेड़े तेड़े बांदर बूंदर जंगल जुंगल हो, वहां बेचारा खजल खुजल होता रहे। ये है किसी तगड़े बंदे के सामने कलमा हक कहने का नतीजा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हस्बे डाक शुरू करूं अजीज साहब? जी फौरन शुरू करें। अच्छा जी, पहली डाक हमें डॉक्टर तैयब सरवर मीर गुजरांवाला से लिखते हैं। कह रहे हैं हस्बे हाल ने मुख्तलिफ जावियों से मेरी जिंदगी पर गहरे मस्बत असरात मुरतब किए हैं। वाह, थैंक यू डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी जनाब। नाजिया के कहकहों ने मुझे दुखों के सामने खुश रहना सिखाया। आहा। जुनैद सलीम की बातों ने नाउम्मीदी के सामने पुरउम्मीद रहना सिखाया। लो। और सबसे बड़ा एहसान तो अजीजी साहब का है मेरी जिंदगी पर, अच्छा, जिन्होंने मुझे बीवी के जुल्म के सामने चुप रहना सिखाया। नहीं बाकी यार, ये भी बहुत बड़ा एहसान है, इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है। यकीन करो, सबसे बड़ी मसलियत यही होती है घर के सुकून के लिए कि बीवी के जुल्म के सामने चुप हो जाए। ये कौन भाई साहब है जिनकी ये मेल है? डॉक्टर तैयब सरवर मीर ने। डॉक्टर तैयब साहब, मैं माफी चाहता हूं जनाब, ये सारा मुद्दा आप मुझ पे डाल रहे हैं। हो सकता है आप मुझसे सीनियर जान मरीद हो। चले, आप अगर मेरी ये शागिर्दी इख्तियार कर ही चुके हैं तो आपको मैं चंद मुजर्रब टिप्स दे दूं। पहली बात यह है कि जब भी बेगम साहबा नया सूट सिलाए, बेशक वो रहमान मलिक की टाई के रंग का सूट हो, तारीफ बहुत करते हैं कि वाह 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 वाह, इतना अच्छा सूट आपने कहां से सिलवा लिया। हाथ हो गए, इस तरह के कपड़े पहना करें ना, मैं कहता रहता हूँ आप पता नहीं किस तरह के पहने, ये है असल सूट। दूसरा ये कि बेगम की पकाई हुई दाल खाते हुए अगर किसी वक्त रोड आ जाए तो फौरन पूछते हैं कि दाल च चिकन भी पाया है। और तीसरी अहम बात यह है कि अगर ससुराल की तरफ से या खास तौर पे सास साहिबा का फोन आए घर में, तो बेगम साहबा बताएं कि मेरी अम्मी का फोन है, तो फौरन कहती हैं कि पहले मेरा सलाम तो कहें उनको, और उनसे कहिएगा दुआ करें, आपकी दुआओं से ही है जो कुछ भी है। और आखिरी टिप ये कि अगर बीवी के बहन भाई घर में आए हों, जाहिर है बेगम ने उनको कुछ खिलाना पिलाना तो होता ही है, मगर आपकी ये ड्यूटी है, बेशक आपके कानों से गुस्से से धुआं निकल रहा हो, जोर जोर से कहेंगे अब बाजी ने कुछ खवाओ तो सही, की कर रहे हो? कब से वो आए हुए हैं, बड़ी बोतल मंगवाओ, बड़ी 1.5 लीटर वाली। इस मसले पे कि 24 घंटे मजीद टिप्स देता रहे। मैं अगली डाक मेल पढ़ लूं। नजम इकबाल गुजर खान से लिखते हैं, अजीजी अंकल, आपके तज्जियों से हम नौजवान बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत मेहरबानी बेटी, ये भी जो बताए ये भी इससे भी सीखो। आजकल एक खबर बहुत आ रही है कि तकरीबन हर सियासी पार्टी के इफ्तार में वर्कर्स रोजा खोलने से पहले ही खाना शुरू कर देते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो पार्टी अपने वर्कर्स को नहीं संभाल सकती, वो मुल्क को कैसे संभालेगी? कोई खास फार्मूला होगा आपके पास? भाई जी, इसके लिए तो कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि यही तो बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में सियासी जमातें अपने वर्करों को तरबियत ही इस बात की देती हैं कि खाना कैसे है और कैसे कैसे है। अजीज अहमद कराची से लिखते हैं, अजीजी साहब आप हाय हाय हाय, अजीज अहमद कराची से लिखते हैं, अजीज साहब, वाह वाह वाह, आप मुखबरियों में इतना बदल क्यों जाते हैं? इंसान से सांप कैसे बन जाते हैं? बिल्कुल एक न्यू लुक होती है आपकी, जेम्स बॉन्ड 007 जैसी, ऐसा क्यों है? ये तो ऐसे ही उन्होंने नफ्से कसरी से काम लिया। यार ऐसे ना करो यार, यार खुदा क्या ना, के तुम जो समझ गए, उनको जो लगता होगा जेम्स बॉन्ड, तो उन्होंने कहा है ना, ऐसे को कहता है, इतने महंगे एक्टर का नाम लेता है कोई ऐसे। जो वो कहना चाह रहे हैं तुम समझ गए हो। उन्होंने साथ 007 भी कहा है। भाई जी, असल में ये जो मुखबरियां सुनाते हुए मेरी लुक की चेंज हो जाती है, वो इसलिए कि ये मुखबरियों में मैं जो लुटमार सुना रहा होता हूँ मुख्तलिफ लोगों की, वो लुटमार में जो उनका जज्बा होता है वो मैं अपने पे तारी करके आपको दिखा रहा होता हूँ कि कैसे किस जज्बे से इस प्यारे मुल्क को ये लुट रहे हैं।
ख्वाजा नवीद लाहौर से लिखते हैं, अजीजी अंकल कल लाहौर में बहुत बारिश हुई। जी ख्वाजा साहब, मुझे भी पता है जनाब, मेरी शापर में रिहाइश नहीं है। यार बारिश होती है तो मुझे भी गिला गिला महसूस होता है। और सड़कें दरिया बन गईं, सब लोग अपनी बाइक्स कारें घसीट रहे थे, सिर्फ एक आदमी था जो स्कूटर पे उस पानी में से फर्राटे की तरह निकलता जा रहा था। मुझे लगा कि वो आप हैं। क्या आप ही थे? भाई जी, वो कोई नवे स्कूटर वाले भाई साहब होंगे। मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे स्कूटर के साथ कल क्या हुई है। हाय हाय हाय, मेरा तो इतना पुराना स्कूटर है, कोई बच्चा उस पे पानी का गिलास उठे तो वो नुकरे ला के खड़ा हो जाता है। कल तो जब बारिश शुरू हुई तो मेरा स्कूटर बंद हो गया। बड़ी मैंने किके मारी, मेरा गिट्टा सोच गया, स्कूटर नहीं स्टार्ट हुआ। मैंने कहा चलो फिर इसको ले जाने के लिए कोई बंदोबस्त करूं। मैंने उसे नुक्कर पे खड़ा किया, पानी सड़क हुई थी। मैंने एक दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई जी जरा इसका ध्यान रखना। आगे से कहता है जी स्कूटर का या पानी का। मैंने कहा यार स्कूटर का पानी कौन सा, सड़कों पे संदल का शरबत खड़ा हुआ। हाथ धो गई है तुम्हारे वाली। उधर फिर स्कूटर खड़ा करके मैं जाके खोती रेडी लेके आया। खोती रेडी के ऊपर स्कूटर रख के फिर स्कूटर के ऊपर बैठ के मैं घर गया वापस। सारे रास्ते खोती पीछे देख देख के हंसती रही। स्कूटर को बातें करे खोती, एवं ना ही तेरा स्कूटर है, हालत है तेरी मेरे नालों भैड़ी है। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया से अब्बास मलिक लिखते हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सुपरमार्केट की एक चेन ने रमजान का एहतराम करते हुए खजूरों की कीमत में $10 तक कमी कर दी है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? बस भाई जी, उधर रमजान के महीने में कीमतों में कमी हो जाती है, हमारे यहाँ जखीरा अंदोजों और मैन फरोशों के ईमान और हया में कमी हो जाती है। क्या हो सकता है, बस अल्लाह वारिस है, पुरुमीद रहना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी अल्लाह ताला ऐसे हालात लाएगा कि हमें अकल आ जाएगी, समझ आ जाएगी, अल्लाह हमें भी हिदायत देगा इंशाअल्लाह। वासिल चौधरी रावलपिंडी से लिखते हैं, जुनैद साहब हर तरफ लोड शेडिंग के खिलाफ इतना एहतजाज हो रहा है, आप लोग एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? हम यहाँ बैठकर रोजाना एहतजाज ही करते हैं, और क्या करते हैं। नहीं, जिस तरह का एहतजाज वो कह रहे हैं वो करो ना। अपना प्रोड्यूसर साहब, चाचा दरीस, अब पेट्रोल और माचिस लाओ यार, इस बड़े टायर को आग लगाओ यार। लगाओ यार, आग लगाओ। हमारी आवाम को उसी वक्त ठंड पड़ती है जब धुएं निकल रहे हो, डांगे चल रही हो, पुलिस वाले पीछे पीछे दौड़ रहे हो, वो आंसू गैस के शेल डिग रहे हो, ऐसे नहीं पता चलता कि एहतजाज हो रहा है। ले आओ एक मिनट यार, ब्रेक बाद में लगाओ, फेंको पेट्रोल। नाज़रीन, आप देख रहे थे आज का हस्बेहाल। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।